नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग आपदा जोखिम न्यूनीकरण की सीरीज़ में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में अगली बातचीत करेंगे। इसके पहले मैंने सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में बात किया था और ये बताया था कि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी लोग हर साल मर रहे हैं। 2020 जो लॉकडाउन का समय था, उस समय भी 1,33,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और 21 और 22 में जो आंकड़े हमारे पास एनसीआरबी का है, 1,55,000 से ज़्यादा लोग मरे और घायल होने वालों की संख्या भी उससे काफ़ी ज़्यादा रही। इस संदर्भ में मैंने चर्चा किया था कि सड़क दुर्घटना को एक भयानक आपदा मानते हुए अगर हम उसके जोखिमों की पहचान कर लें और जोखिमों की पहचान करके उन्हें कम करने के प्रयास हर स्तर पर करें तो सड़क दुर्घटनाओं में हम कमी ला सकते हैं। इसी संदर्भ में मैंने 4 पिलर्स की चर्चा की थी, जिसे हम इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर, इन्फोर्समेंट और एजुकेशन के रूप में जानते हैं। आज मैं एजुकेशन वाले एस्पेक्ट पे अपनी बात ज़्यादा रखना चाहूँगा, क्योंकि नागरिकों का दायित्व है। हम केवल सब कुछ सरकारों के ऊपर छोड़ देते हैं, किंतु नागरिकों का दायित्व है, उन लोगों का दायित्व है जो सड़कों पर चलते हैं, चाहे पैदल चलते हैं, वाहन से चलते हैं, कि सड़क सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का वे पालन करें। अगर पालन करेंगे तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। मित्रों, ये सड़क दुर्घटनाएं कुछ बड़े शहरों में भी होती हैं, लेकिन ख़ास करके ऐसा देखा गया है कि जो हाईवेज़ बनते जा रहे हैं या जो जिसको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं, वहाँ पर भी भारी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं। जो बड़े शहर जहाँ दुर्घटनाएं होती हैं वो बॉम्बे है, दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है, अब जयपुर भी है और उत्तर प्रदेश में आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है। ये 10 शहर ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हुआ करती हैं, लोगों की मौत भी होती है। देश भर में जो मौतें हो रही हैं सड़क दुर्घटनाओं के कारण, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि हर राज्य स्तर पर प्रदेश में मंत्री ट्रांसपोर्ट की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है और इसमें सभी संबद्ध जो विभाग हैं वे उसके सदस्य रहते हैं। पुलिस भी उसमें रहती है, पुलिस सीआईडी मूलतः इस चीज़ को देखती है, वे रहते हैं। और जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में भी सड़क सुरक्षा समितियां गठित की गई हैं और इनके पास फंडिंग की भी व्यवस्था की गई है। वो राशि का स्रोत इनके लिए बनाया गया है और फंडिंग है, क्योंकि सड़क सुरक्षा के संबंध में चाहे एजुकेशन की बात हम करें, चाहे रोड इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे हम ये कहें कि इमरजेंसी केयर को दुरुस्त करना हो, तो बहुत सारे मदों में सड़क सुरक्षा के अंतर्गत जो राशि प्रावधानित है वो खर्च की जाती है। एक नई चीज़ ये देखने को मिली है कि मोटर व्हीकल अधिनियम में संशोधन करके ये प्रस्ताव किया गया है और ये प्रावधान किया गया है, प्रस्ताव तो पहले था, ये प्रावधान किया गया है कि जो गुड समरिटन लोग हैं, यानी जो अच्छे लोग हैं, जो दुर्घटना पीड़ितों को जल्दी से अस्पताल ले जा सकते हैं या ले जाते हैं, उनको पुरस्कृत करने का भी प्रावधान है। और जो मोटर व्हीकल अधिनियम है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो गुड समरिटन हैं, अगर वो थाने को सूचना देते हैं, अस्पताल में विक्टिम्स को ले जाते हैं, तो उन्हें पुलिस द्वारा बहुत पूछताछ नहीं की जाएगी। बहुत सारे लोग पूछताछ के डर से विक्टिम्स को नहीं ले जाना चाहते, तो ये डर को भी ख़त्म किया गया है और जैसा मैंने कहा पुरस्कार तक देने की व्यवस्था है। लेकिन यह भी देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ, आप रोज़मर्रा देखते होंगे कि यदि कोई सड़क दुर्घटना हो गई तो वे पुलिस को खबर करने की बजाय, अस्पताल में विक्टिम को ले जाने की बजाय या नियरेस्ट हॉस्पिटल को सूचना देने की बजाय वीडियो बनाने लगते हैं। यह हृदयहीनता की पराकाष्ठा है। कोई मनुष्य घायल अवस्था में पड़ा हुआ हो, रो रहा हो, चिल्ला रहा हो या वैसे ही पड़ा हुआ हो, तो उसकी मदद करने की बजाय अगर आप वीडियो बनाने लगते हैं या तमाशबीन बन के खड़े रहते हैं, तो ये निश्चित तौर से ये क्रूरता है, ये क्रूरता है और ये मनुष्य की दानवीय प्रवृत्ति दर्शाता है।
हमें अपने जो फेलो लोग हैं, जो हमारे भले ही हम उनको नहीं जानते हों, जो नागरिक हैं, एक उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसी कोशिश हम सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि सड़क दुर्घटना के शिकार हम में से कोई भी कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण करते रहेंगे और हम वीडियो बनाते रहेंगे तो हम शिकार नहीं होंगे, हम भी शिकार हो सकते हैं। तो वैसी दशा में हमें कुछ चीज़ें भी जाननी चाहिए। अगर हम सड़क का उपयोग करते हैं, चाहे पैदल चलते हैं, चाहे वाहनों से चलते हैं, तो हमें क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि हम स्वयं भी बचे रहें और दूसरे लोगों को भी हमारे कारण दुर्घटना का शिकार नहीं होना पड़े। इसको एजुकेशन वाले पार्ट में रखा जाता है और कोशिशें जारी हैं सरकारों के स्तर पर सड़क सुरक्षा समितियों के माध्यम से कि लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों से परिचित कराया जाए। हालांकि कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे लोग परिचित रहते हैं, जागरूक भी रहते हैं, जागरूकता कुछ लोगों में कमी भी होती है, और बहुत सारे लोग जागरूक होने के बावजूद भी डेलिबरेटली सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं। इसको क्या कहा जा सकता है कि आप सोने वाले को तो जगा सकते हैं, लेकिन जागने वाले को आप कैसे जगा सकते हैं? तो हम सभी लोगों को एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में अगर सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी नहीं है तब तो हमें प्राप्त करना चाहिए, और अगर जानकारी हो तो उसका उपयोग करना चाहिए ताकि सड़क में दुर्घटनाएं, सड़क पर दुर्घटनाएं कम से कम हो, और अगर होती है तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। जो सरकारों के स्तर से या खास करके जो आपदा प्रबंधन विभाग या आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देश भर के विभिन्न राज्यों में बने हुए हैं, वे कुछ एडवाइजरी जारी करते हैं, वे कुछ लोगों को सलाहें जारी करते हैं। मैं उन्हीं सलाहों के माध्यम से आप तक ये बात बताना चाहूँगा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा के कौन से नियम अपनाने चाहिए। अगर हम सड़क पर पैदल चल रहे हैं तो हमें निश्चित तौर से एक किनारे चलना चाहिए। अगर हम साइकिल से भी चल रहे हैं तो किनारे चलना चाहिए, क्योंकि सड़क के बिल्कुल जो डिवाइडर बना हुआ है या सड़क के बीचों बीच जो लोग चलते हैं वे दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। क्योंकि जो फास्ट मूविंग गाड़ियां हैं वो सड़क के डिवाइडर के बगल से जाती हैं, लेन ड्राइविंग जिसको कहा जाता है, वो चलती हैं, और आप अगर चलेंगे तो आप अपने लिए भी खतरा बोलते हैं, दूसरों के लिए भी खतरा बोलते हैं। अगर सड़क को पार करने की आवश्यकता पड़े तो निश्चित तौर से हम पहले दाहिने देखें और बाएं देखें। अगर कोई तेज़ वाहन आ रहा हो उस समय रुक जाएं, और अगर तेज़ वाहन नहीं आ रहा हो, धीमा वाहन आ रहा हो या दूर कोई वाहन हो, तो हम दाहिने बाएं और सामने देखते हुए सावधानीपूर्वक सड़क को हम पार करें। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। खास करके शहरों में तो जेब्रा क्रॉसिंग बने हुए हैं, इसलिए हम कोशिश करें कि हम जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करें, क्योंकि आशा की जाती है कि जो गाड़ियाँ आ रही होंगी वो जेब्रा क्रॉसिंग के पास रुक जाती है। बहुत सारे बड़े शहरों में लाइट भी है, रेड लाइट और हरी लाइट का भी प्रबंध है। जब रेड लाइट होगा तो गाड़ियाँ रुक जाएंगी, तब हम सड़क को वहाँ पर पार कर सकते हैं। किंतु छोटे शहरों में इस तरह के प्रावधान नहीं है, इसलिए निश्चित तौर से देख करके ही हमें सड़क को पार करना चाहिए। हम अगर दो पहिया वाहन पर सवार हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि हेलमेट का प्रयोग हर हाल में करें। ये जो हमारा सिर है, यह सिर तरबूज की तरह से है। अगर वाहन से टकराएगा तो इस सिर को जो झटका लगता है, उस झटके के वजह से सिर के अंदर की जो नसें और शिराएँ हैं वे फटती हैं, और आप कह सकते हैं कि फिर रक्तस्राव होगा और इसके बाद जो है सो मृत्यु की स्थिति आ जाती है। इसलिए हर हाल में अगर आप दो पहिया वाहन चला रहे हों या दो पहिया वाहन में पीछे बैठे हों, पिलियन ड्राइव जिसको कहा जाता है, पिलियन राइडर जिसको कहा जाता है, तो चाहे आप एक आदमी बैठे चाहे दो आदमी बैठे, सामान्यतः एक ही व्यक्ति बैठना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को लोग लाद लेते हैं। तो जो भी बैठे, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे जो भी हों, सभी लोगों को हेलमेट हर हाल में पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पुलिस तो चेक नहीं कर रही है, हेलमेट क्यों पहने। अरे भैया, आप पुलिस के डर से हेलमेट न पहने, आप अपनी सुरक्षा के नज़रिए से हेलमेट पहने, ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात यह है कि देखा गया है कि जो दो पहिया सवार हैं
वे इतनी तेज़ गति से फर्राटे के साथ गाड़ियाँ चलाते हैं, घनी आबादी जहाँ थी वहाँ भी चलाते हैं। भीड़ भाड़ रहने पर भी कुछ शहरों में तो ये भी सुना गया है कि बहुत आड़े तिरछी ढंग से, जिसको लहरिया कट भी बिहार में कहा जाता है, वो चलाते हैं। तो लहरिया कट चलाते हैं तो अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे होते हैं। हो सकता है कि कोई बड़ा वाहन आ जाए और आपके लहरिया कट के चक्कर में आपको धक्का मार दे और आप वहाँ पर शहीद हो जाएं। इसलिए लहरिया कट जो लोग चलाते हैं उनसे विशेष मेरा कहना होगा कि अपनी सुरक्षा सोचो, दूसरों की भी सुरक्षा सोचो। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप अक्सर देखा गया है कि अगर डिवाइडर और किसी बड़ी गाड़ी के बीच में बहुत कम जगह होती है तो ये वाहन सवार जो है, दो पहिया वाहन सवार, उसमें से भी निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे दृष्टांत हमारे सामने हैं कि कोई ट्रक और डिवाइडर के बीच में जगह कम थी और दो पहिया सवार निकालने की कोशिश कर रहे थे। ट्रक ने अचानक किसी कारणवश दाहिनी तरफ मोड़ा और बिल्कुल सट करके वो डिवाइडर जाने लगा और ये बीच में डिवाइडर और ट्रक के बीच में फंस करके और मौत हो गई, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में आपका सिर जो है सो ट्रक के नीचे आ जाएगा और भले ही आप हेलमेट पहने हुए हों, भारी ट्रक तो आपको कुचल के चला जाएगा। तो ये तो आत्महत्या की कोशिश है, इससे बचना चाहिए। अगर किसी से आपको पास लेना है तो आप बजाएं, हॉर्न बजाएं। और हॉर्न भी ऐसा देखा गया कि ऐसे रंग बिरंगे किस्म के हॉर्न होते हैं, तेज़ आवाज़ होती है। मोटर व्हीकल एक्ट में बाकायदा हॉर्न का क्या डेसिबल लेवल होगा उसको निर्धारित किया गया है। ख़ास करके अस्पताल और स्कूल उसके सामने से गुजरते हुए बिल्कुल वाहन की गति कम कर देने की आवश्यकता पड़ती है और कम कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, रोगियों से मिलने के लिए लोग आ रहे हैं और वहाँ पर अगर वाहन की गति आप कम कर देते हैं तो आपको भी फ़ायदा होता है, दूसरों को फ़ायदा होता है। अगर कोई चौराहा हो या तिराहा हो, वहाँ भी वाहन की गति कम कर देनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उल्टी दिशा से या दाएं बाएं दिशा से आप ही की तरह का कोई तेज़ गति से चलाता हुआ व्यक्ति आ रहा हो और हो सकता है कि जिस चौराहे को पार कर रहे हो वहाँ पर न लाल बत्ती हो, न हरी बत्ती का प्रावधान नहीं हो, तो पता चलेगा कि फिर टकराहट हो जाएगी और बड़ी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत सारे लोग देखा गया कि दोपहिया वाहन चलाते समय सेल्फी लेना शुरू करते हैं। पता नहीं इसमें क्या मिलता है। आप सेल्फी ले रहे होंगे तो पता चलेगा कि आपका एक हाथ तो फ्री हो जाएगा, या अगर दो लोग बैठे हुए हैं तो एक व्यक्ति सेल्फी ले जा रहा है, आपका ध्यान भटक जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा देखा गया, काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं सेल्फी लेने के क्रम में। और अगली बात यह है, अगर गाड़ी को दाएं बाएं मुड़ना है तो बाकायदा इंडिकेटर का प्रयोग करते हुए मुड़े। बहुत तेज़ गाड़ी न चलाएं। कई जगहों पर गति सीमा दी हुई है, नहीं भी दिया हुआ है तो भी बहुत तेज़ गति से वाहन को न चलाएं। और अगर ऐसा आप करते हैं तो अपनी भी रक्षा करते हैं, दूसरों की रक्षा करते हैं। अब जो चार पहिया वाहन सवार हैं, सबसे पहली बात है कि हर हाल में उनको सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। सीट बेल्ट रहेगा। आजकल तो जो गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ बन रही हैं, ट्रकों इत्यादि के बारे में तो बहुत जानकारी मुझे अभी नहीं मिली है, लेकिन जो दूसरी कारें बन रही हैं उसमें तो बाकायदा ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि एक्सीडेंट होगा तो उसमें से कुछ ऐसी व्यवस्था है कि आपको बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। इस तरह की किया गया है, जो सीट में भी है और बैलून टाइप निकल करके आ जाएगा और आपकी सुरक्षा हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति आने ही क्यों दी जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सीट बेल्ट का प्रयोग करें। गाड़ी को गति सीमा में चलाएं। एक्सप्रेस वे पे देखा जाता है कि बहुत तेज़ वाहन चलाने की कोशिश की जाती है और सोचा जाता है कि मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। अगर अचानक कोई निकल गया सर्विस लेन से और आपकी वाहन की गति बहुत तेज़ है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वाहन को निर्धारित गति सीमा के अंतर्गत ही चलाएं। मैं तो कहूँगा कि जो निर्धारित गति सीमा जहाँ पे दी गई है उससे थोड़ा कम ही चलाएं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा न चलाएं। और जहाँ पर गति सीमा नहीं दिखाई गई है, क्योंकि कायदे से इस तरह के एक्सप्रेस वेज हों, चाहे 6 लेन जो सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे इंडिकेटर्स देने की आवश्यकता होती है, जिसको हम साइनेजेस कहते हैं।
साइनेजेस में रोड पर चलने के लिए गति सीमा क्या होगी ये दिया जाता है। तो अगर ऐसा नहीं भी कहीं पर हो मान लिया जाए तो भी हमें अपने को खुद समझ करके ट्रैफिक को देखते हुए गति बहुत बढ़ानी नहीं चाहिए। बहुत बढ़ाने से ही कुछ लोग कहते हैं स्पीड किल्स, इसलिए उससे हमें बचने की आवश्यकता होती है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो कुछ चीज़ें लागू होती हैं हमारे दोपहिया वाहनों पर, वहाँ पर भी लागू होती हैं। अगर कोई चौराहा है, तिराहा है, वहाँ पर गाड़ी की गति को धीमा कर देना होता है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में हमने देखा है कि भले ही कोई वाहन चौराहे तिराहे पे दिखाई नहीं पड़ रहा हो, लेकिन जो वाहन चालक हैं जो चला रहे होते हैं वे स्वतः धीमा कर देते हैं। मुश्किल से 5 सेकंड गाड़ी धीमी रहती है, दाएं बाएं देख लेते हैं और तब वो गाड़ी को आगे ले जाते हैं। तो ये अच्छी आदत है। चौराहे पर और साथ साथ कहीं जो गोल चक्कर बने रहते हैं वहाँ पर भी आपको ये गाड़ी को धीमी कर देना चाहिए, तिराहे पर भी कर देना चाहिए, ताकि गाड़ी किसी प्रकार से संकट में न फंसे और आप संकट में न फंसे। अगर आप जो हैं सो अस्पताल या स्कूल के सामने से गाड़ी ले जा रहे हैं तो उस समय तो निश्चित तौर से न तो हॉर्न का प्रयोग कीजिए और नहीं, क्योंकि खास करके अस्पताल के पास तो हॉर्न का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। गाड़ी धीमी गति में संतुलित ढंग से कंट्रोल करके उस समय आपको चलाना चाहिए। और जो भी रोड साइंस हैं उन रोड साइंस का ध्यान रखना चाहिए। अगर तीखे मोड़ आ रहे हैं वहाँ से आप गाड़ी मोड़ना है तो इंडिकेटर दीजिए, एब्रप्टली मत मोड़िए। पहले से ही अगर आप इंडिकेटर दिए रहेंगे तो जो पीछे से गाड़ी आ रही होगी उसे ध्यान रहेगा कि आप मुड़ने वाले हैं दाएं या बाएं, और उसी हिसाब से वो अपना करेंगे। अगर आप जिस शहर में ड्राइव कर रहे हैं और लाल बत्ती हरी बत्ती का प्रावधान है तो हर हाल में उसका पालन कीजिए, वो आपकी अपनी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ट्रक वाले साथियों से कहना चाहूँगा, अगर बहुत थके हुए हों तो कृपया उस समय नींद आ रही हो तो आप ट्रकें मत चलाएं। अब बस भी अगर चला रहे हो बहुत नींद आ रही हो तो कृपया उस समय न चलाएं। खास करके लंबी दूरी के ट्रकों और बसों में तो 2 ड्राइवर होते हैं, एक आराम कर लें और दूसरा चलाएं। ऐसा देखा गया है कि ड्राइवरों के थके होने की वजह से, फैटीग के वजह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। और शराब पी करके तो कतई कोई भी गाड़ी नहीं चलाए, चाहे 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो। अगर शराब पी करके नशे में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अपनी मौत को तो दावत देते ही हैं, सड़क पर चलने वाले लोगों या गाड़ी चलाने वाले लोगों की भी मौत को आप ले आते हैं। इसलिए उसका हर हाल में आप सभी को ध्यान रखना चाहिए जो लोग ऐसा करते हैं। जिन राज्यों में खास करके बिहार में तो शराबबंदी है, फिर भी ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग, अब हर एक गाड़ी तो चेक नहीं हो रही है कि आप शराब पी करके चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, लेकिन अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं और आप पकड़े भी गए तो फिर तो आप सीधे जेल में भी जाइएगा। और अगर एक्सीडेंट हो गया तब तो उस समय तो आपका ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट हो ही जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आपको करना पड़ेगा। और इस प्रकार से अगर आप इन सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं तो जैसा मैंने कहा खुद की रक्षा करते हैं और दूसरों की रक्षा करते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि यदि आप सामान्य नागरिक हैं, आप चाहे सड़क पर पैदल चल रहे हो, गाड़ी से चल रहे हो, जैसे भी चल रहे हो, अगर एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति घायल वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं तो इमीडिएट अगर आप जानते हो या पूछ करके अस्पताल को फ़ोन कीजिए, पुलिस स्टेशन को फ़ोन कीजिए। और अगर आप 4 पहिया गाड़ी में हो तो मानवता का धर्म कहता है कि आप संबंधित को अगर ले जा सकते हो अस्पताल में तो ज़रूर ले जाइए, ज़रूर मदद कीजिए। ये मनुष्यता है और हम सभी एक दूसरे को इस मनुष्यता के माध्यम से मदद कर सकेंगे। तो यही उद्देश्य था कि मैं आपको सड़क सुरक्षा के बारे में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भों में बताऊं कि हर नागरिक चाहेगा तो सड़क पर दुर्घटनाएं कम होंगी, क्योंकि मैंने पहले वाले अपने वीडियो में भी कहा था, सड़क कोई मरने की जगह नहीं है, सड़क विकास का प्रतीक है, कनेक्टिविटी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और देखें भी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं जन उपयोगी विषयों पर आप सभी लोगों से चर्चा करूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।